हर एक साल के बाद वो यही सवाल पूछता है। तो इसको देखते हैं बेटा। सेकंड एप्लीकेशन गॉसेस लॉ फ्लक्स के बारे में है। गॉस कहता है द टोटल फ्लक्स ओवर एनी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस always equal to 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by the surface। और गॉसेस लॉ यूज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए। तो ये आपके सामने हेडिंग है, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। ये क्या एप्लीकेशन है? ये है जनाब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लार्ज या इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। EFI इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना है ड्यू टू अ लार्ज, एक बहुत बड़ी, या इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। हमारे पास एक चार्ज शीट है, हमारे पास ये एक चार्ज शीट है। हम नेगेटिव शीट भी मान सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन में हमेशा पॉजिटिव शीट मानी जाती है। नेगेटिव भी हो सकती है, कोई मसला नहीं है। वो ये कह रहा है कि इस शीट के सामने यहां, यानी क्लोज टू द शीट, इन फ्रंट ऑफ द शीट, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। और ये चार्जेस जो फैले हुए हैं ये बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट चार्जेस हैं, मगर चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल सरफेस। बराबर चार्ज, मसावी चार्ज फैला हुआ है, कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं है, बिल्कुल यकसा पैटर्न से चार्ज फैला हुआ है। चार्ज बहुत सारा है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है। गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए पहला काम क्या करते हैं भाई, किसी को याद है? गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए पहला काम क्या करते हैं? अगर किसी को याद है तो बताएं। शाबाश, रोहेल शेख ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। उस जगह जहां पर फील्ड मालूम करनी है, उस जगह को बंद करेंगे एक ख्याली हाइपोथेटिकल सरफेस से, ख्याली सरफेस से। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो वो सरफेस ख्याली है, खाली पुलाव, तो कैसा भी हो सकता है। तो हमने इस जगह को बंद कर दिया। हमने एक सिलेंड्रिकल सरफेस से बंद कर दिया, ये ख्याली है। और हमने ये मान लिया कि इस सरफेस के अंदर ये जो चार्ज अंदर आ गया, वैसे तो इस शीट पर बहुत सारा चार्ज है, बहुत सारा चार्ज है, इनफाइनाइट चार्ज है, मगर इतने हिस्से में, यानी फिगर के अंदर जो चार्ज बंद हुआ वो है Q। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, the total flux over any hypothetical closed surface is equal to 1 upon epsilon naught multiplied by charge enclosed by the surface। ये इक्वेशन नंबर 1। ये
क्यू वो चार्ज है जो इस सिलेंडर के अंदर आप बंद हो गया है। जी बेटा, आप लोगों को यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब याद करें कि एक फ्लक्स तो गॉस निकालता है, एक फ्लक्स हम निकालते हैं डेफिनेशन के मुताबिक। अच्छा, मेरे हिसाब से इस सिलेंडर में से फ्लक्स निकलने के 3 रास्ते हैं मेरे ख्याल से। भाई फर्ज कर लो ये सिलेंडर है, तो फ्लक्स यहां से निकल सकता है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, दो, एक रास्ता यहां से फ्लक्स निकल सकता है, यहां से निकल सकता है, और तीसरा ये रास्ता है गोलाई। यानी मैं ये कह रहा हूं कि फ्लक्स यहां से निकल सकता है, फर्ज कर लो ए रास्ता, फ्लक्स यहां से निकल सकता है ये बी रास्ता, ठीक है, और फ्लक्स यहां से निकल सकता है सी रास्ता। 3 रास्ते हैं इस सिलेंडर से फ्लक्स निकलने के, 3 रास्ते हैं। तो मेरे हिसाब से जो फ्लक्स निकलना चाहिए वो रास्ता ए से निकलना चाहिए, फ्लक्स बी से निकलना चाहिए, और फ्लक्स सी से निकलना चाहिए। क्या आप लोग इस बात से एग्री करते हैं? गुड। अब फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट डेल्टा ए। ये है ए रास्ते से, ई डॉट डेल्टा ए, ये बी रास्ता, तीसरा रास्ता नीचे लिख रहा हूं, ई डॉट डेल्टा ए, रास्ता सी। डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला खोला, ई डेल्टा ए कॉस 0 प्लस ई डेल्टा ए कॉस 0 प्लस ई डेल्टा ए कॉस 90 डिग्री। ये मैं आपको समझा देता हूं बेटा। ये जो ए है, ये एरिया आप देखो कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील ऐसे होगी, और एरिया भी ऐसे ही है। तो एरिया और फील आपस में पैरेलल हो जाएंगे, तो पैरेलल में एंगल 0 आ जाएगा। यानी जब मैं ए वाली साइड का लिखूंगा तो 0 एंगल आएगा। बिल्कुल ऐसे ही ये पॉजिटिव यहां से निकलेगा तो बी में भी एंगल 0 आएगा। लेकिन ये जो गोलाई वाला रास्ता है, इसका एरिया इस फील के परपेंडिकुलर है, तो एंगल 90 आएगा। क्या ख्याल है बच्चों? क्या मेरी बात जो मैंने समझाई क्लियर हुई आपको? ओके। कॉस 0, जी बेटा फताया कह रही है दोबारा समझा दें। ओके बेटा, दोबारा सुन ले। देखो बेटा, फ्लक्स यहां से निकल सकता है ए रास्ता, बी रास्ते से निकल सकता है, और सी रास्ते से। ये जो पाथ ए है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका एरिया आपस में पैरेलल हो जाएंगे, तो एंगल आ जाएगा 0। डॉट प्रोडक्ट खोला, ई डेल्टा ए कॉस 0। फिर ये जो बी वाला है, फील्ड ऐसे निकलेगी, तो यहां भी एंगल 0। लेकिन फील्ड या तो ऐसे निकलेगी या ऐसे, जबकि जो सी एरिया है वो परपेंडिकुलर है। सी एरिया परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री आएगा। जी बेटा फताया, आपको समझ आया? तो ई डेल्टा ए कॉस 0 1 होता है, ई डेल्टा ए 1 जा
ई डेल्टा ए। बोर्ड छोटा है इसलिए मैं थोड़ा ख्याल कर रहा हूं। ई डेल्टा ए प्लस 0। बेटा ये दोनों तो ई डेल्टा ए आ गए, cos 90 0 होता है, 0 मल्टीप्लाई समथिंग हो गया 0, तो फ्लक्स का फार्मूला आया 2E डेल्टा ए। टू ई डेल्टा ए। तो मेरा बेटा ये फ्लक्स गॉस ने निकाला, ये फ्लक्स हमने निकाला, इन दोनों फ्लक्स को कंपेयर कर लें। जब मैंने कंपेयर किया तो 2E डेल्टा ए बराबर आया 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय क्यू। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को यहीं छोड़ा, ये 2 जाकर मैंने ε0 के साथ लगाया और ये वाला डेल्टा ए मैंने क्यू के साथ डिवाइड किया, तो ये 2 यहां आ गया, डेल्टा ए यहां आ गया। इसलिए आ गया कि कल हमने पढ़ा था कि चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आया सिग्मा 1 सिग्मा अपॉन 2ε0। ये ड्राइव हो गया है। कोई सवाल आपको इसके मुतालिक पूछना है बेटा? क्या इसकी पिक भेजूं आपको? नोट्स में ये मौजूद है, एज इट इज नोट्स पढ़ लीजिए। स्टेप यही है, कॉपी करना है कॉपी कर लें, आप कहें तो मैं पिक भेज दूं इसकी। अभी ये खत्म हो गया है पार्शली, अभी 2-3 पॉइंट इसमें बताने जरूरी हैं। इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के नीचे वाला बेटा देखो, फ्लक्स इसके बराबर भी है और फ्लक्स इसके बराबर भी है, तो ये दोनों इक्वेशन कंपेयर कर लिया। 2E डेल्टा ए, फ्लक्स की जगह ये आ गया। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है ड्यू टू अ लार्ज शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैंने 2 डिवाइड किया, इधर आया, इसके साथ आ गया, और चार्ज के नीचे आ गया एरिया। क्योंकि चार्ज अपॉन एरिया सिग्मा बनता है, इसलिए मैंने इसको सिग्मा लिख दिया, सिग्मा 1 सिग्मा अपॉन 2ε0। कल पढ़ाया था ना कि चार्ज अपॉन एरिया सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। जी बेटा, और कोई सवाल? जी बेटा, और कोई सवाल पूछना है किसी को? मैं इसकी पिक आपको भेजता हूं। अच्छा बेटा ये क्लियर है? अब आप सुने इधर, अभी जो मैंने आपको शीट पढ़ाई, ये जो शीट थी वो ऐसे शीट है, और इस पर शीट पर चार्ज फैला हुआ है,
तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब आगे चलें, अगर ये मान लिया जाए कि शीट के इधर भी चार्ज है और बैक साइड पर भी चार्ज है, यानी इधर से भी चार्ज है इधर से भी चार्ज है, अगर ये एक्स्ट्रा केस है, यहां पर जो पढ़ाया जा रहा था इसमें सिर्फ यहां चार्ज था, शीट के एक तरफ चार्ज था, जैसे सफा होता है ना, पेज होता है, पेज के एक तरफ चार्ज है, उस तरफ नहीं था। अगर मैं कहूं कि इधर भी चार्ज है इधर भी चार्ज है, अगर ऐसा हो जाए तो आपने इजाफा लिखना है कि इफ द शीट इज चार्ज एट द बोथ साइड, अगर चार्ज दोनों तरफ होगा तो डबल चार्ज हो जाएगा, डबल चार्ज होने से ये हो जाएगा 2। बता रहा हूं इजाफा, वो सिर्फ डायरेक्ट लिखना है, आपने समझाने के लिए कर रहा हूं। यहां डबल चार्ज आ जाएगा, क्योंकि जब हम बंद करेंगे तो इधर भी चार्ज जमा, इधर भी चार्ज बंद हो जाएगा और पीछे वाले भी चार्ज बंद, तो डबल चार्ज बंद हो जाएगा 2q। तो यहां आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, जवाब आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसा कब होगा? अगर शीट दोनों तरफ से चार्ज हो। समझ आई बेटा? ये नोट्स में देख लो, ये भी मौजूद है, हेडिंग डली हुई होगी कि इफ द शीट इज चार्ज एट द बोथ साइड्स। ये नोट्स में मौजूद है, इसके बैक साइड पर ये लिखा हुआ है, पढ़ें। इन केस ऑफ शीट इज चार्ज एट द बोथ एंड, दोनों साइड से, तो ये हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लें कभी ऐसा 28 साल तारीख में नहीं हुआ, हाँ बता रहा हूं, ये कभी 28 साल तारीख में नहीं हुआ कि उन्होंने नेगेटिव शीट का पूछ लिया हो, लेकिन अगर नेगेटिव शीट भी आ जाए, सारा काम ऐसे ही होगा, सारा काम ऐसे ही करना है, बस शीट नेगेटिव बनानी है। फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा कि पॉजिटिव शीट की वजह से फील्ड अवे होती है, बाहर की तरफ होती है, अगर नेगेटिव शीट हो जाए तो टूवर्ड्स द शीट, डायरेक्शन का फर्क, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी और कोई फर्क नहीं आएगा, जवाब यही आएगा। क्लियर है बेटा यहां तक? अब हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल। बेटा न्यूमेरिकल कर रहे हैं। सबसे पहले हम करेंगे बुक का न्यूमेरिकल नंबर 10, पेपर में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कैलकुलेटर रख के बैठिएगा। ये बेटा मिटा रहा हूं मैं। बुक का न्यूमेरिकल है 12.10। मेरे पास इस वक्त बुक नहीं है तो मुझे पेज नंबर याद नहीं है, मेरा ख्याल है होगा 91 92 ऐसे ही होगा, जरा देख के बताएं। सवाल नंबर 78, बुक का पेज नंबर 78, न्यूमेरिकल नंबर 10। न्यूमेरिकल मुझे याद है, सफा नंबर याद नहीं।
ये देखें, इस सवाल में जो चार्ज दिया हुआ है वो चार्ज ये है। सवाल बेटा, सवाल ये है कि आपके पास एक चार्ज शीट है, जो मैंने अभी शीट पढ़ाई ना, वही वाली वर्टिकल चार्ज शीट ऐसे खड़ी हुई है। कहता है एक स्फेयर है, बॉल, जिसका वेट है 5 एक्सपोनेंट -3 न्यूटन। बॉल का वेट, बॉल को रेशम के धागे की मदद से बांध कर लटकाया गया है इस शीट से। यानी इस शीट पे कील ठोक के धागा बांध के गुब्बारा लटका दिया। अब ये गुब्बारा तो हल्का होता है, ये थोड़ा सा भारी बॉल है जिसका ये वेट है। तो ये ऐसे नजर आएगा आपको। जो धागा है, जो सिल्क थ्रेड है, रेशम की डोरी, उसकी लेंथ है 20 मिलीमीटर। ये गिवन कर दी है मगर ये यूज नहीं होगी, इस क्वेश्चन में यूज नहीं होगी, गिवन कर दी है। कहता है 50 मिलीमीटर। ओके ओके 50, ओके बेटा, आई एम सॉरी, 50 मिलीमीटर, ये 50 मिलीमीटर है। अच्छा, कहता है व्हेन द चार्ज इज गिवन टू द स्फीयर। कहता है हमने स्फीयर को चार्ज दिया। बेटा जब इसको चार्ज मिलेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। नतीजे में कह रहा है द थ्रेड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल। इस डोरी ने वर्टिकल के साथ 30 डिग्री बनाया, क्योंकि अब ये पॉजिटिव शीट इसे रिपेल कर रही है। पहले आप मुझे ये बताएं कि चार्ज कितना है। क्या मैंने ये चार्ज सही लिखा है? चेक करना जरा। ओके, वो ये पूछ रहा है अगर थ्रेड ने 30 डिग्री बनाया वर्टिकल के साथ, तो बताइए इस चार्ज शीट की सिग्मा यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है। थीटा ये दिया हुआ है, परमिटिविटी गिवन है। पहले आप मुझे ये बताएं बच्चों कि आपको सवाल की डायग्राम और डेटा समझ आ गया। कैसे करेंगे वो तो बताऊंगा, पहले ये बताएं यहां तक क्लियर है बेटा? ओके बेटा, इस वाले चार्ज पर 3 तरह की फोर्स लग रही हैं। नंबर 1, इसका वेट, डोरी में टेंशन, और ये पॉजिटिव शीट इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रही है। 3 फोर्स लग रही हैं। ये मैं यहां बना रहा हूं, फिर पिक भेजूंगा, आप कॉपी कर लें, क्योंकि सॉल्यूशन करूंगा तो मिटाना पड़ेगा, जगह छोटी पड़ेगी। तो ये है टेंशन, ये है वेट, ये है एफ। बेटा एक और तमाम बच्चे गौर से एक बात सुन लें कि अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल 60 होगा। क्या ये बात सबके समझ में आ गई कि अगर ये एंगल 30 है तो ये 60 होगा? क्योंकि ये तो 90 है, 90 और 30 120 और 60 180, तो ये 180 बनाने के लिए 60 होना चाहिए। तो अगर ये एंगल 30 है तो ये 60 होगा। क्या ख्याल है बच्चों, समझ में आई बात या नहीं आई? तो इस टेंशन के दो टुकड़े कर लो। ये एंगल 60 है तो टेंशन का ये कंपोनेंट हो जाएगा Tx, ये हो जाएगा T साइन यानी Ty। तो होगा बेटा कुछ ऐसा कि Tx
एफ को बैलेंस करेगा, टी एक्स एफ को बैलेंस करेगा और टी वाई डब्ल्यू को बैलेंस करेगा, यानी टी एक्स बराबर एफ, टी वाई बराबर डब्ल्यू। क्या कहते हैं बेटा आप लोग? क्या ख्याल है, समझ में आ रही है बात? टी एक्स एफ को बैलेंस करेगा, टी वाई डब्ल्यू को बैलेंस करेगा। भाई रोहेल शेख के अलावा कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहे बेटा आप लोग? टी एक्स बराबर है टी कॉस 60 और टी वाई बराबर है टी साइन 60। मैंने टी एक्स की जगह टी कॉस 60 लिख दिया, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला। टी वाई की जगह टी साइन 60 बराबर डब्ल्यू लिख दिया। इक्वेशन 1 और 2 बना ली। अब ये बताओ मैं इसकी पिक भेजूं या कॉपी कर रहे हो? क्योंकि मैं मिटाने वाला हूं। अब ये वाला हिस्सा कम से कम तो मिटाऊंगा ही, मैं डायग्राम भी मिटाऊंगा। और ये डायग्राम बनानी है, पेपर में डायग्राम बनानी है। ये वाली डायग्राम और ये वाली डायग्राम जरूर बनेगी, बल्कि तीनों बनाओ तो अच्छा है। पिक भेजता हूं मैं। पिक मैं भेज दूंगा क्लास के बाद। पिक ले ली है मैंने। अब असल काम ये इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, बाकी कोई मसला नहीं है। ये हिस्सा मिटा रहा हूं बेटा। बेटा जब टेंशन आ जाए, जिंदगी में टेंशन आ जाए, टेंशन खत्म करना होती है। यहां भी टेंशन खत्म करना होती है। हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे ताकि टी और टी कैंसिल आउट हो जाए। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, यानी टी साइन 60 अपॉन टी कॉस 60 बराबर है W अपॉन एफ। साइन 60 में W आ रहा है, कॉस 60 में एफ आ रहा है। मैंने आपको ऐसा ही एक सवाल पहले भी करवाया था जिसमें वो ऊपर नीचे हो गया था, तो मैं दोबारा समझाया था। ये बेटा ये वाला टी और ये वाला टी हो गया कैंसिल आउट। साइन 60 अपॉन कॉस 60 बराबर हो गया टेंजेंट 60। W बराबर एफ। एफ यहां डिवाइड हो रहा है, यहां ले जाओ। टेंजेंट 60 होता है √3। कैलकुलेटर से करके देख लो। एफ यहां मल्टीप्लाई हुआ, टेंजेंट 60 होता है √3। वेट आपको दिया हुआ है 5 एक्सपोनेंट -3। यहां से फोर्स निकल आई 5 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय √3। इसको इससे डिवाइड करें, मैंने ये आज ही कॉलेज में कराया है, मुझे याद आ रहा है। इसका जवाब आता है, ये जवाब आता है। आप चेक भी कर सकते हैं।
अभी हल नहीं हुआ, अभी सिग्मा चाहिए, अभी तो फोर्स निकाली है मैंने। बेटा मेरे बच्चे, ये दो एंगल थे, बेटा ये वाला एंगल साइन 30 था, ये 30 था, ये 60 था। हमने 60 वाला एंगल लिया है क्योंकि एंगल हम एक्स एक्सिस से नापते हैं ना, तो 30 वाला एंगल नहीं लिया, 60 वाला लिया, बस। कोई मसला है? बात समझ में आ गई? 60 क्यों लिया? क्योंकि हमने ये वाला एंगल लिया है। 30 दिया हुआ था, हमने वाई एक्सिस वाला एंगल नहीं लिया, 60 वाला लिया। अच्छा बेटा, पता नहीं आपको कितना याद है कितना नहीं। ये बताओ कि फोर्स का फार्मूला होता है क्यू नॉट ई। ये बात सबको याद है या मैं बताऊं कैसे आया? ये कई दफा करा चुका हूं वैसे मैं। ये फोर्स बराबर होती है क्यू नॉट ई। मैंने फोर्स की जगह डाल दिया क्यू नॉट ई। क्यों बच्चों, पता है ना क्यों डाला है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। तो क्यू नॉट यहां मल्टीप्लाई कर दो, क्यू नॉट ई बराबर एफ। तो एफ की जगह क्यू नॉट ई डाल सकते हैं। ई बराबर 2.88 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। कैलकुलेटर निकाल के रख लीजिए अपने सामने। ये क्यू नॉट था 6 × 10⁻⁻8। चेक करो, यही था ना? डिवाइड करना इससे। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई? मुझे याद है सुबह तो ये आ रही थी, अब शाम में क्या आ रही है पता नहीं। चेक करो, प्लीज चेक इट। 48,000 न्यूटन पर कूलम। खैर जवाब आ गया, लेकिन अभी भी जवाब नहीं आया। हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालनी थी, हमें तो सिग्मा निकालना है। कोई बात नहीं, सिग्मा भी आ जाएगा। हमने पहले फोर्स निकाल ली, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ये बताओ शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फार्मूला अभी अभी हमने आज ड्राइव किया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू। हमें सिग्मा चाहिए, ये 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 एक्सपोनेंट -12 और ये है 48,000। इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए, मुझे बताइए कि इसका जवाब क्या आया है। मुझे याद नहीं है जवाब, शायद ये आ रहा था। (8.49 10⁻⁻7 या -8 आता है, हो सकता है ये -8 हो, चेक कर लेना। ये करेक्ट है, -7 आ रहा है, ओके। मुझे जरा कंफ्यूजन थी -7 और -8 में। तो बेटा ये सवाल है जो पेपर में आ चुका है और मैं आपको इसका एयर बताता हूं। बुक का तो ये 10वां है।
बेटा ये 2002 प्री मेडिकल के पेपर में आया है, नोट्स में पेज नंबर 51 पर मौजूद है। नोट्स पेज नंबर 51, न्यूमेरिकल नंबर 10, ईयर है 2002 प्री मेडिकल। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क सुन लें, पास पेपर के सवालात। पास पेपर में पेज नंबर 50, नोट्स में पेज नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपने करना है। 96 और 2015 में ये सवाल आया। क्वेश्चन नंबर 5 करना है, 98 में आया। क्वेश्चन नंबर 7 करना है, 2000 में आया। सब आसान आसान है, इससे भी आसान सवाल है, ये तो मुश्किल था फिर भी। उसके बाद पेज नंबर 52 पर क्वेश्चन नंबर 19 2013 में आया। ये आपने खुद करने हैं और बहुत आसान सवाल हैं। डायरेक्ट आपको फोर्स दी हुई होगी, फोर्स की जगह क्यू नॉट ई लगाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लगाएं। सिग्मा मालूम करना होती है, कभी फोर्स करके देखें इंशाल्लाह, नहीं हो मैं हाजिर हूं। पेज नंबर 52 पर क्वेश्चन नंबर है 19, ईयर है 2013, ये आपने करना है, ठीक है। अब इसकी तीसरी एप्लीकेशन बची है जो कि बिल्कुल ना होने के बराबर ही है, समझे। वो पेपर में आती भी नहीं है लेकिन एमसीक्यू में आती है, तो अगले हफ्ते इंशाअल्लाह ताला करेंगे वो। अगले हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा, जिंदगी रही तो अल्लाह ने मौका दिया तो। वोल्टेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे तमाम चैप्टर्स में यूज होगा। तो अगले हफ्ते इंशाअल्लाह फिर क्लास में मुलाकात होगी। शुक्रिया बेटा।